इस लेक्चर में क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। क्यों है न्यूज में? क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यूरेटिव पिटीशन डाली थी जो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी उसको लेके। ये क्या थी ये ट्रेजिडी? देखो एक भोपाल गैस ट्रेजिडी थी 1984 में। क्या हुआ था, एक कंपनी थी यहाँ पे, इसने एक प्लांट लगाया और ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। जिस गैस का ये यूज कर रही थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पे एक रात क्या हुआ, 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस रिलीज हो गई, जिसकी वजह से भोपाल में बहुत सारे लोग रातों रात मर गए और बहुत सारे लोग अभी तक भी वहाँ पे लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं। किसी का हाथ खराब हो रहा है, किसी का पैर खराब हो रहा है, इस तरह से वो यानी कि डिफेक्ट उनमें आता है जब भी वो जन्म लेते हैं। तो इसका नुकसान अब तक झेलने को मिल रहा है वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से। तो इसी को बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो इस कंपनी पे जुर्माना लगाया गया था और वो कंपनी तो अब नहीं रही, ख़त्म हो गई थी। वहाँ पे एक और कंपनी इसकी सक्सेसर फर्म थी, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। इससे कंपनसेशन की डिमांड की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इससे मांगा कि 7,844 करोड़ रुपए दिए जाएं विक्टिम्स को जो इस ट्रेजिडी के विक्टिम थे। विक्टिम मतलब जो लोग प्रभावित हुए थे, उनके अब जो बच्चे बचे हैं उनको पैसे दिए जाएं कंपनसेशन की तरह। और उन्हें कंपनसेशन मिल चुका है लेकिन और भी दिया जाए क्योंकि नुकसान बहुत सारा हुआ है। उनकी जनरेशन तक ये नुकसान होता आ रहा है इस एक गैस की वजह से। तो इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन डाली। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्यूरेटिव पिटीशन क्या है। जैसा इसके नाम में है, क्यूरेटिव का मतलब है उपचारात्मक, हिंदी में बोलते हैं उपचारात्मक। उपचारात्मक पिटीशन का मतलब है याचिका। याचिका आप जानते हो, एक तरह से रिक्वेस्ट समझ लो, एप्लीकेशन डालते हैं। तो ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है? देखो क्यूरेटिव पिटीशन तब डाला जाता है जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बचा है अब जस्टिस का, न्याय का। तो सबसे लास्ट में इसका मौका आता है क्यूरेटिव पिटीशन का, यानी कि फाइनल और लास्ट ऑप्शन होता है जस्टिस हासिल करने के लिए हमारे इंडिया में। इससे पहले देखो रिव्यू पिटीशन डाली जाती है। रिव्यू पिटीशन या रिव्यू प्ली। रिव्यू का मतलब है पुनर्विचार। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, तो कोई भी आदमी जो पिटिशनर है, याचिका करता है, वो जाके डालेगा, यानी कि जो डालना चाहता है पिटीशन, वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है अपने डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू कर दिया उसके बाद भी एक इंस्ट्रूमेंट जो बचता है उसी को बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। यानी कि रिव्यू पिटीशन के बाद ही क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है और इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा से उस जजमेंट को देखता है कि उस पर और क्या डिसीजन लिया जा सकता है। यानी कि क्या क्या देखता है इस पे? जो देखता है कि कोई गलती तो नहीं होगी है उस डिसीजन में देने में, यानी कि किसी को कोई नुकसान तो ना हो, इसको रिव्यू करता है। और क्या क्या करता है पूरा प्रोसीजर समझेंगे हम। पहले जानते हैं कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से क्यूरेटिव पिटीशन का। क्या ये क्यूरेटिव पिटीशन का जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, यानी कि संविधान में नहीं लिखा हुआ है। फिर कहाँ से आया? एक जजमेंट था 2002 का, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अदर केस, इसका नाम है। ये केस आपको याद रखना है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। तो ये कंसेप्ट आया इस केस से निकल के। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कंसेप्ट लेके आया कि अगर मान लो कोई एग्रीव्ड पर्सन है, मान लो कोई पर्सन है, रिव्यू डिसीजन भी दे दिया, रिव्यू पिटीशन डाली किसी ने अपना, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, क्या उसके बाद कोई भी उसके पास ऑप्शन बचता है जस्टिस लेने के लिए, न्याय लेने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यूरेटिव पिटीशन का कंसेप्ट निकाला, वहाँ से आया ये। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि टारगेट, लक्ष्य क्या है इस पिटीशन का? यही है कि कोई भी ऐसा ना हो कि प्रोसेस की वजह से किसी को जस्टिस ना मिले या जस्टिस में कोई मिसकैरेज हो जाए, ऐसा ना हो। यही इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन को लाया गया कि अगर किसी प्रोसेस में जस्टिस देने के तहत कोई प्रोसेस में कोई अब्यूज हुआ है तो उसको रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। क्राइटेरिया क्या है एडमिशन करने के, यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन किस तरह से डाली जाती है, क्या क्राइटेरिया है? देखो अगर पिटीशनर है, कोई पिटीशनर है, यानी कि याचिका डालना चाहता है, वो क्यूरेटिव पिटीशन डालना चाहता है, अगर उसको ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है,
तो वो क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? देखो ये है कि जब भी मान लो किसी पे केस चल रहा है, मान लो कोई भी ये आदमी इसने कोई ऑफेंस किया, अपराध किया, इस पे केस चल रहा है, इसको सजा मिलनी है, लेकिन इसको भी मान लो हो सकता है कि किसी ने गलत आरोप लगा दिए हों, ऐसा भी तो हो सकता है, इसे फंसाया जा रहा हो। तो इसके लिए क्या है, जस्टिस सबके लिए उपलब्ध होता है, तो इसको भी क्या है, सुना जाएगा, हर्ड किया जाएगा, कोर्ट में सुना जाएगा, यानी कि इसे सुनने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर इसे सुनने का मौका नहीं दिया गया और इस पर आरोप लगे और सजा सुना दी इसे, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो गया। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा ये कि जिसके ऊपर मान लो आरोप लगे हैं वही उस केस को नहीं सुनेगा। मान लो किसी जज पे आरोप लगे हैं कि इसने किसी लड़की का रेप किया है और वही उस केस को सुने, वही डिसीजन दे, तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा ना। तो ये देखेगा पहले पिटिशनर कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन तो नहीं हुआ, उल्लंघन तो नहीं हुआ है, तो वो क्यूरेटिव पिटिशन डाल सकता है। तो ये देखेगा कि अगर मान लो जज है कोई, जिसी ने डिसीजन दिया, रिव्यू पिटीशन के बाद भी डिसीजन दे दिया किसी जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, लेकिन उसने कोई फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किए, यानी कि किस आधार पे वो अपना डिसीजन दिया, फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, वो उसने रीजन, कारण नहीं बताए, तो भी पिटिशनर क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में कि देखो क्यूरेटिव पिटीशन रेयर होनी चाहिए, दुर्लभ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हर केस में आप रेगुलरली क्यूरेटिव पिटीशन डाल रहे हो, तो ये रेयर होनी चाहिए और एक फैक्चुअल डेटा पे होनी चाहिए, या नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन हुआ, तो ये डाली जानी चाहिए। और जब भी ये डाली जाए क्यूरेटिव पिटीशन, एक सीनियर एडवोकेट सर्टिफिकेट देगा कि क्या क्या ग्राउंड है, क्या आधार हैं जिस पे आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल रहे हो, तभी क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई की जा सकती है। तो ये इसके आधार हैं। कौन सुनता है क्यूरेटिव पिटीशन को? जब भी मान लो ये पिटीशन याचिका डाली जाती है, कौन सुनता है उस फैसले को, कौन देखेगा? देखो पहला तो ये कि एक बेंच बैठेगी, 3 सीनियर मोस्ट जजेस की बेंच, और सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगी ये होगी कि उन जज को ही बैठाया जाए जिन्होंने डिसीजन दिया है। मान लो किसी एक जज ने दिया, 2 ने दिया या 3 ने दिया है, वो तीनों जज शामिल किए जाएं, या एक जज है कम से कम, मान लो 3 सीनियर मोस्ट जज की बेंच बैठी है, तो उन 3 में मान लो पहले एक जज ने डिसीजन दिया था, रिव्यू पिटीशन पे एक जज ने डिसीजन दिया था, तो वो जज को भी इन 3 जज में शामिल किया जाए, अगर वो है तो, अवेलेबल है तो। अगर रिटायर हो गए तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर नए 3 सीनियर मोस्ट जज होंगे जो क्यूरेटिव पिटीशन पे अपना फैसला सुनाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ जज हैं वो देखो देखेंगे कि जितना पॉसिबल हो सेम बेंच ही आए इसको फैसला सुनाने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन पे भी, ये देखेंगे। क्यूरेटिव जो पिटीशन होती है यूजुअली जो चैम्बर में जज बैठे होते हैं वो डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की जाए तो इसकी ओपन कोर्ट हियरिंग भी हो सकती है। ओपन कोर्ट हियरिंग का मतलब जो सब लोग सुन सकें, सब लोग सुन सकें, लॉयर भी हो अपने दलील दे और पब्लिक भी बैठी हो, इस तरह से आपने देखा होगा अगर मूवी वगैरह में। लेकिन अक्सर ऐसा सुप्रीम कोर्ट में होता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज डिसीजन दे देते हैं बस, वो चला जाता है, चैम्बर में अधिकतर होता है। अगर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हो तो ओपन कोर्ट हियरिंग भी हो सकती है। ये बेंच के लिए ओपन होता है कि वो जैसे कोई बेंच बैठी है, बेंच का मतलब मान लो 3 सीनियर मोस्ट जज की एक बेंच बैठी है तो इसको बेंच बोलेंगे। अगर ये चाहे तो ये बेंच तो किसी और जज का या सीनियर काउंसिल का वो सहायता भी ले सकती है। ये बेंच है जो अमिकस क्यूरी का सहायता ले सकती है। अमिकस क्यूरी का मतलब ऐसे जज जो सुप्रीम कोर्ट में जज तो नहीं है लेकिन किसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जज की सहायता करें, असिस्ट करें, फ्रेंड है वो, तो उन्हीं को बोलते हैं अमिकस क्यूरी, ऐसे जज को। और देखो ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में कि अगर मान लो किसी ने बिना किसी मेरिट के आधार पे क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की, कि उसका कोई ग्राउंड ही नहीं है, आधार ही नहीं है, और क्यूरेटिव पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम तो बेकार ही होगा ना भाई साहब। तो उस पे ना पिटीशनर पे जिसने याचिका डाली है उसको इसकी कॉस्ट भी झेलनी पड़ सकती है, यानी कि उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो यही था इसके बारे में।